नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम बिहार विधानसभा उपचुनाव की उन 4 सीटों के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की उस चूक के बारे में जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। हम बात करने वाले हैं उस परिवारवाद के बारे में जिसको लेकर के आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर तंज कस रहा है। बिहार में यही सब चल रहा है। 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं और महज ये चुनाव होने के बाद जो इस सीट की आयु सीमा है वो लगभग 6 महीने 7 महीने, यूं कहे तो 2-3 महीने भी हो सकती है। फिर इतना घमसान क्यों है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी स्टूडियो में हाजिर है। आइए इन्हीं से जानते हैं चारों सीटों का हाल। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पहले तो ये बताइए कि 4 कौन कौन से सीट है जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, चारों सीट हैं बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। तो यहाँ की क्या स्थिति है? चारों सीट पर काफी सियासी घमसान मचा हुआ। एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, बेलागंज की जो स्थिति है, बेलागंज में सुरेंद्र यादव वहाँ से 1990 से लगातार विधायक रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद हो गए। तो इस बार ये जो अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। किस पार्टी से हैं? आरजेडी से। अच्छा। अब देखिए क्या है, आप आरजेडी की जो स्थिति को देखिएगा, जैसे ऊपर में परिवारवाद, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ठीक वही स्थिति इनके अपने नेताओं की भी है। अच्छा। सुरेंद्र यादव थे, सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे आ गए। जगदा बाबू थे, जगदा बाबू के बाद एक बेटे सांसद हो गए, तो अब दूसरा बेटा विधायक बनेगा। मतलब ये जो बिहार में परिवारवाद की जो स्थिति है, इस स्थिति से बाहर पॉलिटिकल पार्टियां निबट के बाहर नहीं आ रही हैं और कार्यकर्ताओं में इन चीज़ों को लेके खासा आक्रोश है। चुनाव कौन लड़ता है? कार्यकर्ता। वोट कौन देता है? कार्यकर्ता। तो किसी एक परिवार को ही आप आगे बढ़ाइएगा, है ना। और बाकी जो जनता, बाकी जो कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ लगा रहता है कि कल के डेट में हमको भी मौका मिलेगा। मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम की भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, है ना, तो अमूमन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हालांकि अभी तक जदयू भी इससे थोड़ा बचा हुआ है, जदयू भी से थोड़ा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन आरजेडी में तो परिवारवाद बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे है। अच्छा, है ना। अब आइए चर्चा करते हैं बेलागंज की। पहले वहाँ से जदयू की कैंडिडेट कौन है? रामगढ़ से? रामगढ़ से नहीं, बेलागंज से। अच्छा, बेलागंज से। बेलागंज की बात करें, बेलागंज से जो जदयू ने उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि देखिए सुरेंद्र यादव जो हैं वो एक बहुत बाहुबली विधायक रहा करते थे, अभी बाहुबली सांसद हैं और उस इलाके में उनकी पैठ है, मजबूत पैठ है। तो मजबूत पैठ से लड़ने के लिए जेडीयू ने भी, बिंदी यादव जदयू के नेता थे और इनका नक्सल कनेक्शन था। अच्छा, है ना। मनोरमा देवी के बारे में आपको बता दें, मनोरमा देवी उर्फ मनोरमा यादव। तो मनोरमा यादव जो है वो उनके ऊपर एनआईए का शिकंजा लगातार कसता रहा है। कई बार उनके यहाँ छापेमारी हो चुकी है और पूर्व एमएलसी भी मनोरमा देवी रही हैं। इस लिहाज से ये बेलागंज का जो चुनाव है वो चुनाव काफ़ी मैंने कई मायनों में जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग होने के पीछे कारण ये है कि सुरेंद्र यादव वोट बैंक यादव, मनोरमा यादव वोट बैंक यादव, और सेंध मारने के लिए उसमें प्रशांत किशोर पहुंच गए। प्रशांत किशोर ने पहले उम्मीदवार बनाया खिलाफत हुसैन को। अच्छा, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर पार्टी में विरोध शुरू हो गया। अच्छा पुरुषोत्तम, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा जो है वो बिहार में ही होगी, और बिहार में या तो उनका ग्राफ काफी ऊपर चला जाएगा या फिर वो रसातल में मिल जाएंगे। क्योंकि तरारी को हास्यास्पद है। देखिए अभी आपको बता, तरारी की स्थिति देख लीजिए। तरारी में आपने वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है जनरल एसके सिंह, आपने एसके सिंह की उम्मीदवारी घोषित कर दी, और आपको ये बेसिक्स नहीं पता था कि उनका तो नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इतनी छोटी सी तकनीकी जानकारी, तो एक मात उनको तरारी में मिली, दूसरी मात उनको यहाँ बेलागंज से मिल रही है। बेलागंज में इन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को खड़ा कर दिया कि भाई खिलाफत हुसैन को टिकट दिया जा रहा है, यह सिंबल भी दे दिया।
और अब क्या स्थिति है, टिकट ले उनका वापस ले लिया और अमजद मुखिया को वहाँ आपने टिकट दे दिया। तो प्रोफेसर साहब की तो बेइज्जती हो गई। तो प्रोफेसर साहब की बेइज्जती होगी। और प्रोफेसर साहब, अब आप ये समझिए कि अमजद मुखिया जो हैं वो किसके वोट में सेंधमारी करेंगे। देखिए, जीतने का तो सवाल नहीं है। अमजद मुखिया के जीतने का कोई सवाल बेलागंज से नहीं है। बेलागंज में या तो सुरेंद्र यादव के बेटा जीतेंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी जीतेंगी। मनोरमा देवी के जीतने का चांस थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट भी है इनके साथ है, मनोरमा देवी के साथ है। मनोरमा देवी दबंग छवि की महिला है और ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र यादव जो कि डॉन वहाँ के हुआ करते थे तो उनको टक्कर देने में तनको कमजोर पड़ेंगी। तो अच्छा, दूसरा ये है कि AIMIM जो है उसने भी वहाँ से ये जामिन अली हसन, अमजद हसन, ये पुराने जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ इनकी बड़ी अच्छी इंटीमेसी रही है, बहुत अच्छी मित्रता भी रही है। तो जामिन अली हसानी को वहाँ से AIMIM ने वोट दे दिया। तो आप ये समझिए कि मुस्लिम वोटों की सेंधमारी अमजद मुखिया भी करेंगे और जासिन अली हसन भी करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि 10-10 हज़ार वोट भी अगर इन लोगों ने काट लिया तो 20,000 का तो सीधा नुकसान आरजेडी को होगा, क्योंकि माई समीकरण उनके साथ रहता है। सैचुरेटेड वोट बैंक है, उनका सैचुरेटेड वोट है तो उनका वोट घटेगा। और बिंदी यादव के जो की पत्नी जो मनोरमा यादव है, पूर्व एमएलसी, इनके साथ क्या है कि अच्छा ये यादव का वोट भी काटेंगे। तो यादव के कुछ पॉकेट में हो सकता है कि कुछ पॉकेट उनका हो, कुछ पॉकेट इनका हो। इनके साथ वहाँ हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हिंदू वोट जो है वो अमजद मुखिया को नहीं जाएगा और नहीं जासिन अली हसन को जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वैसी स्थिति में आप ये मान के चलिए मनोरमा देवी की स्थिति मजबूत है। अब समय देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति दिख रही है उसमें मनोरमा यादव की स्थिति मजबूत है। अब आप आ जाइए रामगढ़ पे। रामगढ़ की स्थिति देखिए कि 1995 से लेकर 2005 तक जगदा बाबू एमएलए थे। उसके बाद सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं वो एमएलए हुए। इस बार वो 2024 के चुनाव में बक्सर के सांसद हो गए। अरे भाई, तो किसी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए ना। फिर जगदा बाबू ने क्या किया कि अपने बेटे अजीत सिंह को, मैंने खुद विधायक रहे, सांसद रहे, उसके बाद बेटा को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और अब दूसरे बेटे को, मतलब कार्यकर्ताओं की कोई जगह नहीं है। यह शर्मनाक है। और मैं आपको बताऊं कि यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में घनघोर आक्रोश है। थोड़ा आक्रोश नहीं है, घनघोर आक्रोश है। नुकसान आरजेडी को होगा। और इसका नुकसान ये भी सीट, आप ये मान के चलिए कि रामगढ़ की जो सीट है ना, ये जो मतलब एक परंपरागत सीट रही है आरजेडी की, वहां से भी आरजेडी को धक्का लगना तय है। और वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया अशोक कुमार सिंह को। ठीक है, अब अशोक कुमार सिंह के साथ आप देख लीजिए, अशोक कुमार सिंह की स्थिति है, सीधी लड़ाई है यहाँ। अशोक कुमार सिंह और ये अभी पीके ने अपना कोई कैंडिडेट भी वहाँ नहीं बताया है। और पीके अभी कैंडिडेट शायद दे भी नहीं पाए, क्योंकि पीके का कंप्लीट फोकस जो तरारी और बेलागंज में था। अब ये देखिए कि पीके वहाँ क्या करते हैं, अभी ये समय के गर्भ में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया। अशोक कुमार सिंह साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और अशोक कुमार सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोट हैं वहीं, उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के वोट का भी वोट है। तो सिंह वर्सेस सिंह की भी लड़ाई, सिंह वर्सेस सिंह की लड़ाई है। यहाँ पे मुस्लिम और यादव जो है वो डिसाइडिंग होगा। अगर पीके ने कोई मुसलमान को उतार दिया, अगर पीके ने किसी मुसलमान को उतार दिया तो अशोक कुमार सिंह की जीत तय हो जाएगी। और AIMIM ने भी मुसलमान को उतार दिया, तब तो फाइनल है। तो वैसी स्थिति में तो ये हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है ना बहुत टसल की लड़ाई है, क्योंकि जगदा बाबू बहुत दिनों से हैं और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी इनके नाम पर निश्चित तौर पे क्षेत्र में कुछ ना कुछ होगी। तो ये भी जो रामगढ़ की जो सीट है, इस रामगढ़ की सीट पे भी आरजेडी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए तरारी काफी चर्चित सीट है। देखिए, तरारी काफी चर्चित सीट है, जो कि प्रशांत किशोर ने वहां से जनरल SK सिंह को टिकट अनाउंस कर दिया कि टिकट उनको दे दिया गया। एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी छोटी छोटी चीज, एक इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जिन्होंने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए, जो उनका दावा है कि ममता बनर्जी को रिपीट किया, अरविंद केजरीवाल को किया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, कई जगहों पे उनका जो नाम आता है। लेकिन इतनी छोटी छोटी चूक, और ये जो छोटी चूक है ना,
ये उनके लिए बहुत ही घातक होगी, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। प्रशांत किशोर को अभी ये बात भले समझ में नहीं आवे, लेकिन देखिए 2 बार उनको बैकफुट पे आना पड़ा। एक बार तो उन्होंने बेलागंज में अनाउंस कर दिया प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को, फिर से बैकफुट पे आके वहाँ अमजद हुसैन को टिकट दिया, अमजद मुखिया को। अब उसके बाद आप देख लीजिए तरारी में भी जनरल एसके सिंह बहुत ढोल नगाड़ा बजा पूरे हिंदुस्तान में कि भाई प्रशांत किशोर ने तहलका मचा दिया, जनरल मिलिट्री के आदमी को जनरल एसके सिंह को टिकट दे दिया, जिनको भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी चुनाव लड़ाना, ठीक है। और आज स्थिति क्या हो गई कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर प्रशांत किशोर का ध्यान नहीं है, इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर का मानसिक संतुलन भी चुनाव के दबाव की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, हाई प्रेशर में है, ठीक है, हाई प्रेशर में है ना। और आपको देखिए एक बात होता है क्या है ना, हम लोग यहाँ कहावत है परमुरिया फलहार। परमुरिया फलहार का मतलब होता है कि दूसरे के मुंड पे अगर हमको कुछ खाना है, तो मान लीजिए आप ममता बनर्जी के मुंड पे थे तो वहाँ आपका दिमाग एक्टिव होता था, है ना, और आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते थे जी। आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट पैसा जो लेते, हाँ पैसा लेते थे, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते थे, एक्शन ममता बनर्जी के द्वारा होता था। यहाँ क्या है, यहाँ टोटल का टोटल कंट्रोल प्रशांत किशोर ने खुद अपने ऊपर लेके रखा है। तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो संतुलन थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा गड़बड़ा रहा है। और ये गड़बड़ा इसलिए नहीं रहा है, गड़बड़ा इसलिए रहा है कि अत्यधिक, देखिए एक आदमी की क्षमता होती है, एक आदमी की क्षमता होती है, और क्षमता से ज्यादा काम अगर आप करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको परेशानी होगी। ये जो तरारी की सीट है ये भाकपा माले को गया है। जैसे देखिए तरारी की सीट जो है इसमें चला गया है माले को सीट, राजू यादव माले का कैडर वोट बैंक और वहाँ हमेशा कैडर वोट बैंक। लेकिन इस सब के अलावा आपको बता दें कि वहाँ से विशाल प्रशांत जो है, ये विशाल प्रशांत चूंकि सुनील पांडे के बेटे हैं, सुनील पांडे बहुत दबंग छवि के लोग हैं वहाँ, तो यहाँ विशाल प्रशांत और माले के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई अब होगी। तरारी में प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की हवा जो है वो तरारी से निकल गई है और प्रशांत किशोर से कुछ होने को नहीं है तरारी में। और अगर जनरल एसके सिंह चुनाव लड़ते तो वैसी स्थिति में एक ट्रेंगुलर फाइट की संभावना हो सकती थी, लेकिन अब नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट भी आएगा तो वो करंट नहीं, उस लेवल का करंट जो इनिशियली करंट निकला ना, वो करंट जो है वो करंट नहीं आएगा। अब जैसे क्या किया, अब आप ये समझिए कि 2 जगहों पे जो प्रशांत किशोर की स्थिति हुई, इससे जनता दल यूनाइटेड को फायदा पहुंच गया, जनता दल यूनाइटेड को फायदा पहुंच गया। अब आप आ जाइए इमामगंज पे, तो मुझे हंसी आती है। इमामगंज की स्थिति देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए परिवारवाद। आपको मैं बता दूं कि बहुत आंतरिक जानकारी जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है कि जीतन राम मांझी के घर में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, कला की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। अब जैसे नहीं तो सम्राट अशोक शासन के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर दिया था। अब आप समझिए यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया रोशन मांझी को। रोशन मांझी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिस बैकग्राउंड के आधार पर ये उनके पास सिर्फ आरजेडी का एक जो कैडर वोट होगा वो वोट होगा। हमने यहाँ कर दिया खेला, यहाँ से हमने कैंडिडेट बना दिया दीपा मांझी को। अभी दीपा मांझी कौन है? तो दीपा मांझी संतोष कुमार सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, ठीक है। उनकी पत्नी है दीपा मांझी, और दीपा मांझी की माँ भी हम पार्टी से ही ज्योति मांझी, वो भी विधायक हैं। अच्छा, मतलब जीतन मांझी की समधन भी विधायक, जीतन मांझी की समधन भी विधायक, पतो भी विधायक, बेटा भी विधायक और मंत्री, और अब पतो को भी विधायक बनाने की स्थिति में लग गए। तो छोटका बेटा उनका बड़ी नाराज, छोटका नाराज, स्वाभाविक नाराज होना है। एक पिता के लिए पुत्र जो है वो सारे पुत्रों पे समान स्थिति होनी चाहिए। एक को आपने आसमान पे पहुंचा दिया, दूसरे को आपने जमीन पर अभी जगह देने को तैयार नहीं है। तो जीतन राम मांझी का जो परिवार है वो विखंडन की स्थिति में आ गया है और इसका भयानक नुकसान, पूरा मलाई चाप रहे हैं जीतन। हाँ, अब इसका भयानक नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। वहाँ पे AIMIM भी जो है वो कंचन पासवान को उसने उम्मीदवार बना दिया, ठीक है, और पीके ने वहाँ जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बना दिया। जितेंद्र पासवान यहाँ पे कुछ खेल करेंगे इमामगंज में, जितेंद्र पासवान। लेकिन यही है कि अगर प्रशांत किशोर तरारी और बेलागंज में बैकफुट पर नहीं गए होते तो इमामगंज सीट वो जीत सकते थे। अच्छा, लेकिन अब क्या है कि अब जो स्थिति है तो यहाँ भी हमको लगता है कि कुल मिला के हम और रोशन मांझी के बीच में लड़ाई होगी, और AIMIM और जितेंद्र पासवान जो है ये लोग वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होगी। और
इमामगंज का जो सीट है, इस सीट पर मुझे लगता है कि अगर पारिवारिक विद्रोह को नहीं संभाल पाए जीतन राम मांझी, तो वैसी स्थिति में आरजेडी यहाँ पे मजबूत टक्कर उनको दे सकती है। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि प्रशांत किशोर की जो हवा थी वो हवा खराब हो गई। जनता दल यूनाइटेड का अभी एक ही उम्मीदवार है, मनोरमा देवी, बहुत ही मजबूत कंडीशन में बेलागंज में है। और बेलागंज की जो परंपरागत सीट, जो आरजेडी की सीट है, वो सीट इस बार जेडीयू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। रामगढ़ में भी बड़ी कड़ा संघर्ष है और हमको लगता है कि रामगढ़ में भी हो सकता है कि जगदा बाबू का जो परंपरागत सीट है, उस सीट पर अशोक कुमार सिंह का कब्जा, मतलब बीजेपी का कब्जा हो जाए। तरारी में भाकपा माले और विशाल प्रशांत, यहाँ विशाल प्रशांत की स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी, है ना, सुनील पांडे के कारण विशाल प्रशांत की स्थिति मजबूत रहेगी। और इमामगंज में अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन चुनाव जीतेगा। अभी कुछ और अपडेट और कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है, वो स्थिति पुरुषोत्तम यही है कि बिहार की राजनीति परिवारवाद से बाहर आने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता को, कार्यकर्ताओं को इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार रखना चाहिए, है ना। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अब आज के तारीख में इन लोगों को कार्यकर्ता भी नहीं मिलता है, इनको दिहाड़ी मजदूर मिलता है। बिल्कुल सही बात है, दिहाड़ी मजदूर मिलता है। ये दिहाड़ी मजदूर के तरीके से लोग काम करते हैं। तेजस्वी के लिए तो हानिकारक है। देखिए, तेजस्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है, हानिकारक नहीं है। तेजस्वी में, लालू यादव में जो करंट था ना, वो करंट तेजस्वी में नहीं है। तेजस्वी वो करंट उन्होंने नहीं लिया है। और फिर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है उसमें तेजस्वी यादव के बारे में जो एक इमेज निकल के सामने आ रहा था, कि तेजस्वी यादव कुछ नया राजनीति करना चाहते हैं, वो होते हुए लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेन करना। और आपको बताएं कि अगर प्रशांत किशोर का जादू चल गया तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो आरजेडी को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि बिहार के पॉलिटिक्स में परिवारवाद किस तरह से आज भी हावी है। जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया जा रहा है, जिस तरह टिकट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस परिवार का कोई बड़ा नेता सांसद है या उस किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यही अभी बिहार में चल रहा है। आगामी जो चुनाव होने हैं उसके क्या नतीजे आएंगे और एक एक सीट पर हम गहन चर्चा करेंगे अपने रिटर्न चीफ के साथ आने वाले समय में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।